Okay, hello everyone. Today we are going to discuss the India's Unified National Energy Policy जो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाई है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये पॉलिसी क्या है, इसको क्यों लाया गया है और इसकी नीड क्या थी और इसमें वे फॉरवर्ड क्या है। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी इसमें देखने वाले हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट। इसमें सबसे पहले है हमारा यूनिफाइड नेशनल एनर्जी पॉलिसी है क्या। तो ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जो अभी प्रपोज करा गया है, जिससे कि हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं लाइक गैस, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल, न्यूक्लियर, हाइड्रोजन, सारे एनर्जी से रिलेटेड जितने भी सेक्टर हैं इनके लिए हम लोग एक फ्रेमवर्क तैयार करें, सिंगल कोहेरेंट एंड कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी के अंदर इसकी पॉलिसी मेकिंग करें और इसको हम लोग अलाइन करके ऑल सेक्टर्स को हम लोग एक यूनिफाइड एनर्जी पॉलिसी को तैयार करें। तो इसमें इसकी हमें ज़रूरत क्या थी? तो सबसे पहले तो हमारा हम सब जानते हैं कि हमारा क्रूड ऑयल का जो हाई इम्पोर्ट है और उसके साथ में हम लोग 50% हमारी जो नेचुरल गैस है ये भी हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। दूसरा है हमारा फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस। देखो ये इसे हमेशा से रहा है कि हमारी जो पॉलिसी और लैब्स होती हैं बहुत फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज की वजह से हमारे पॉलिसी और लैब्स गैप्स इनफिशियंसीज बढ़ती हैं। तो इस वजह से भी यूनिफाई पॉलिसी को लेके आया गया है। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जैसे स्टोरेज की प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसकी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसके और हमारे जो रिसोर्सेस हैं हमारे बहुत सारे यूटिलाइज नहीं हो पा रहे थे। तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस उनको भी हम लोगों को वो करने यूज करने के लिए हम लोग इस तरह की पॉलिसी को लेके आए हैं। नेक्स्ट है हमारा इसका विजन है, तो आप लोग पढ़ सकते हो कि टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल, सपोर्टिंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्लाइमेट कमिटमेंट। तो ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें दी हैं, काफी डेटा भी दिया है। तो ये आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके की हाईलाइट्स क्या है, देखो हमारे जो मेजर टारगेट्स हैं, बेसिकली ये जो पॉलिसी है जो गवर्नमेंट लेके आई है ये उसमें बहुत हेल्प करने वाली है। जैसे हमारे की टारगेट्स क्या थे कि इम्पोर्ट डिपेंडेंस है जो 80% उसको रिड्यूस करना, एनर्जी एक्सेस सबको हो 100% उसको फुलफिल करना। हमारे जो टारगेट है कि 500 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 उसको अचीव करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी जो हमारा एक एस्टिमेट के अनुसार हमारी जो डबल होने वाली है 2040 तक, ऐसा प्रोजेक्ट करा जा रहा है। तो उसको भी उसको मीट करना, ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए। फिर हमारा है जो नॉन फॉसिल फ्यूल, ये हम लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोडक्शन टारगेट है हमारा 5 मिलियन मैट्रिक टन बाई 2030, इसको भी फुलफिल करना है। नेट जीरो कमिटमेंट 2070। और ये भी रिक्वायरमेंट है कि अगर हमें 2030 तक कम से कम $1 ट्रिलियन की नीड होने वाली है, तो उसको भी फुलफिल करने के लिए ये पॉलिसी इम्पोर्टेंट है। अब इसके ये मेंस के पॉइंट से कुछ पॉइंट भी मैंने ऐड करे हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हो कि इसके 3 प्लस मेन इसके 3 प्लस कौन से हैं एनर्जी के। तो एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी इक्विटी एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ये इसके मेन 3 प्लस हैं। अब देखो इसके जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स या स्ट्रेटेजिक पिलर्स बोल सकते हो कि एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी इफिशियंसी, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, सस्टेनेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव एक्सेस, ये सारे हमारे क्लाइमेट कमिटमेंट के सारे हैं। अब इसके की रिकमेंडेशंस क्या दिए हैं इस पॉलिसी ने, ठीक है। जो ये पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है इसकी की रिकमेंडेशंस क्या है। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड गवर्नेंस, जो हमारे गवर्नेंस है इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, जिससे हमारा जो बेटर पॉलिसी अलाइनमेंट हो और हमारा जो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन हो वो इम्प्रूव हो, राइट। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमिशन एंड ग्रिड मॉडर्नाइजेशन। तो ग्रिड मॉडर्नाइजेशन के लिए हमारा फास्ट ट्रैक एक्सपेंशन जो हमारा नेटवर्क का है उसको होना इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी रिलायबिलिटी उसको इम्प्रूव करना जरूरी है। तो उसके लिए भी ये लेके आई जा रही है। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोरेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी, उसको बढ़ाना, ग्रीन हाइड्रोजन एंड न्यू फ्यूल्स को इंट्रोड्यूस करना, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन को बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्बन मार्केट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है एनर्जी मिक्स का, ये 2024 5 का है। आप लोग इसको देख के और अपडेट कर सकते हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से मुझे ये मिला तो मैंने डाल दिया है इसमें।
तो इसमें हमारा जो कोल का जो परसेंटेज है, ये पूरा एनर्जी मिक्स का चार्ट है, इसमें जो कोल का हमारा परसेंटेज है वो हमारा 46% है, और जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का है, सोलर, विंड और बायोमास, इस ये हमारा 22% है। उसके बाद जो हमारा हाइड्रो से आता है वो 11% है, और न्यूक्लियर से 6% है, नेचुरल गैस से हमारा 9% है, एंड अदर्स जो हाइड्रो स्मॉल इनसे आता है जो हमारा वो 6% है। तो इसमें सबसे पहले तो हमारा कोल का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, उसके बाद हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर, विंड और बायोमास वाला आएगा। नेक्स्ट हमारा फिर उसमें आ रहा है हाइड्रो, एंड उसके बाद हमारा आ रहा है नेचुरल गैस, राइट। फिर उसके बाद हमारा न्यूक्लियर और ये अदर्स वाला आ रहा है, तो ये दोनों 6% है। तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हो। इसकी टेकअवेज क्या क्या है, तो इसमें मैंने यहाँ पे कुछ दे दिया, आप वो पढ़ सकते हैं। तो वही है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, इसके क्या क्या हो सकते हैं, तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, तो ये पढ़ लेना। नेक्स्ट उसके बाद हमारा है इसके प्लस क्या क्या है, तो ये डाइवर्स एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी स्टोरेज, क्लीन फ्यूल ट्रांजिशन, ये सारे इसके प्लस। अब इसका रोड मैप क्या है, ठीक है, ये मतलब इसका क्या क्यों जो लेके आई गई है, तो ये क्या आगे क्या करने वाली है, ये हम लोग इसमें देखेंगे। तो 2026 पहले तो इसका शॉर्ट टर्म जो प्लान है 2026-27 तक पॉलिसी इंटीग्रेशन करना और अलाइनमेंट करना, ठीक है। तो उसके साथ में रेगुलेटरी रिफॉर्म करना, फास्ट ट्रैक ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट्स को करना, ठीक है, बूस्ट डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन को बूस्ट करना, ये सारी चीजें। फिर 2027 एंड 28 के लिए क्या है हमारा, तो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना, ठीक है, प्रमोट रूफटॉप सोलर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है एनर्जी से रिलेटेड उसको इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है हमारा 28 से 30 के बीच का जो हमारा मीडियम मीडियम टर्म जो गोल होगा हमारा, वो होगा लार्ज स्केल स्टोरेज डिप्लॉयमेंट। क्योंकि देखो इंडिया में स्टोरेज की बहुत प्रॉब्लम है, हमने ऊपर भी देखा था कि स्टोरेज की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए इसको लेके आया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन हब्स को बनाना, न्यूक्लियर कैपेसिटी एक्सपेंशन, ईवी इकोसिस्टम ग्रोथ को बढ़ाना, तो ये भी इसका मीडियम टर्म गोल है। और 2030 इसका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो कहाँ पे है, 2030 इसमें क्या करना है हमारा, जो 50% हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल से जो हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है वो हमारा 2030, ये इसका लॉन्ग टर्म गोल है। और 2040 जो हम लोगों ने देखा था कि इसकी जो एनर्जी नीड है हमारी वो डबल होने वाली है 2040 तक, तो उसको भी टारगेट करना है। इसके इसके ये मेन एम बोल सकते हो आप, इसके टारगेट बोल सकते हो, जो भी बोलना चाहो। उसके बाद इसका हम लोगों ने कुछ आउटलुक है, मैंने इसमें डाला हुआ है डेटा, कि ये इसका डिमांड है बेसिकली, ये दिखा रहा है चार्ट कि कैसे किस तरह से हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है, एनर्जी की। तो उसके लिए भी ये पॉलिसी कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद है इसके 4 सेक्टर्स, ये कौन कौन से सेक्टर्स में फोकस करने वाली है, तो इसमें पावर सेक्टर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, अर्बन एंड रूरल, ये सब इसमें फोकस करने वाली है। इसकी ग्लोबल कमिटमेंट, इसमें इंडिया का कमिटमेंट क्या है, ठीक है, ग्लोबल कमिटमेंट नेट जीरो का क्या है, पेरिस एग्रीमेंट जैसे उसका है नेट जीरो बाई 2070, और इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उनको भी फॉलो करना है। G20 एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन उनको भी प्रमोट करने के लिए लाया गया है। फिर इंडिया की जो अपनी कमिटमेंट है जैसे 50% पावर इंस्टॉल कैपेसिटी, ठीक है, इमिशन को रिड्यूस करना है, 45% बाई 2030, नेट जीरो को अचीव करना, ये तो देख ही चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ हमारा की रिकमेंडेशंस, ये भी हम लोगों ने इसकी देख ली है। इसमें मेजर चैलेंजेस, ये मेजर चैलेंजेस में एक हम लोग देख सकते हैं कि इस हाई इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जो एक बहुत बड़ा इसमें एक तरह से बोल सकते हैं कि ब्लॉकिंग पॉइंट है। और डिपेंडेंस ऑन कोल हमारा बहुत ज़्यादा है, इसको रिड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट है, ये पॉसिबल नहीं बोलेंगे बट डिफिकल्ट है। फिर लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट है, टेक्नोलॉजी गैप्स है, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, तो ये बहुत ये सारी इसकी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद है हमारा एनर्जी। अब देखो सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में क्या है कि जहाँ पे जहाँ पे सेम गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे जहाँ पे सेम गवर्नमेंट है वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे वहाँ पे दूसरी सरकारें हैं तो वो इतना नहीं वो उसको फॉलो करती हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हमारे अफोर्डेबिलिटी, रिजिलियंस, रिलायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इन सबको इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज जो मुझे बतानी है
वो ये मैंने केस स्टडीज दी हैं, आप लोग चाहो तो इसमें नोट डाउन कर सकते हो। इसका इंटरनेशनल कंपैरिजन भी, ठीक है, कि हमारे जो गोल हैं और इंटरनेशनल जो गोल है उनका भी मैंने यहाँ पे कंपैरिजन दे दिया है, जिससे कि सब याद रहे सारे हमारे टारगेट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम्स के लिए। तो इसमें नॉन फॉसिल फ्यूल में जो हमारी कैपेसिटी है, जैसे हमने अपना 2030 का टारगेट रखा है, 2030 का 50% का, लेकिन यूएसए का टारगेट है 50 से 52% बाई 2030, और ईयू का टारगेट है मोर देन 42.5% बाई 2030, और चाइना का है 25% बाई 2030। तो ये याद रखना है। इंडिया का नेट जीरो टारगेट 2070, यूएसए का 2050, ईयू का 2050, चाइना का 2060। तो चाइना का सबसे अलग है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें चाइना का 2060 है, बाकी का यूएसए का ईयू का 2050 है, और इंडिया का 2070 है। उसके बाद रिन्यूएबल कैपेसिटी, ये हमारा टारगेट है 2025 तक। ये तो पुराना है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद है हमारा वे फॉरवर्ड में क्या है, तो ये मेंस के ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इंटर स्टेट कोलैबोरेशन, मोबिलाइज फाइनेंस, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, स्केल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल एंड जस्ट ट्रांजिशन, ये सारा चीजें ये देख लेना। उसके बाद एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसमें मैंने कुछ टर्म्स दे दिए हैं, जैसे जस्ट ट्रांजिशन, इंश्योरिंग फेयरनेस एंड इक्विटी वाइल शिफ्टिंग टू क्लीन। देखो ये एनवायरनमेंट में कभी कभी डायरेक्ट ऐसे टर्म्स दे दिए जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं, तो जैसे जो टर्म्स न्यूज में रहे उनको थोड़ा सा पढ़ लिया करो, है ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद क्विक फैक्ट्स भी हैं, जैसे इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, 85% क्रूड ऑयल एंड 50% नेचुरल गैस आर इम्पोर्टेड, और हमारा गोल है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030, ठीक है। टोटल इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी इंडिया की है 460 गीगावाट, मई तक, मई 2026 का डेटा है। ग्रीन हाइड्रोजन टारगेट 5 MMT, ये सारा। अब इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए मेंस के, और इसमें से 2 प्रीलिम्स के लिए भी है। तो सबसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इंडिया एम्स टू अचीव 50% non-fossil fuel capacity by 2030. India imports more than 85% of its crude oil. तो इस ये स्टेटमेंट दोनों गलत है, सही है, ये सब बताना है। उसके बाद ग्रीन, ये कमेंट में आंसर करना सब लोग, ओके। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोमास, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये इन दोनों के आंसर आप कमेंट में आप लोग देना। और ये मैंने इसमें जो भी टारगेट मेंशन करे आप लोग इससे डेटा उठा के अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।